नोट वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये PAK 301 के फाइनल टर्म की मुकम्मल वीडियो है जिसमें 91 MCQ शामिल हैं। इन MCQ को तफसील के साथ समझाया गया है और PAK 301 के सबसे अहम टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए चुना गया है। तमाम MCQs वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हैंडआउट से लिए गए हैं और आपकी सहूलत के लिए हर सवाल के साथ पेज नंबर और टॉपिक का नाम भी मेंशन किया गया है ताकि आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकें। The Objectives Resolution was passed in the Constituent Assembly on मकासद-ए-आइन Objectives Resolution को 12 मार्च 1949 को असेंबली में मंजूर किया गया। इसमें पाकिस्तान के बुनियादी आइनी और इस्लामी उसूलों का तयन किया गया जो आगे चलकर तमाम आइनी दस्तावेजात की बुनियाद बना। The Objectives Resolution declared that dash shall be the guiding principle of governance in Pakistan. Answer: Islamic ideology. Page number 16. Topic: Objectives Resolution. मकासद-ए-आइन में यह ऐलान किया गया कि पाकिस्तान में हुकूमत का बुनियादी उसूल इस्लामी नज़रिया होगा। इसके तहत कवानीन को इस्लामी उसूलों के मुताबिक बनाने और अवाम को इस्लामिक ज़िंदगी गुजारने के लिए मुनासिब माहौल फराहम करने पर जोर दिया गया। Which of the following was a key feature of the Objectives Resolution? Answer: Sovereignty belongs to Allah. Page number 16. Topic: Objectives Resolution. मकासद-ए-आइन की एक अहम खूबी यह थी कि पाकिस्तान में हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की होगी। हुकूमत को सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस हाकिमियत को अमल में लाने का इख्तियार होगा, लेकिन असल इख्तियार का सरचश्मा अल्लाह ही रहेगा। The first constitution making effort in Pakistan started under the leadership of Answer: Liaquat Ali Khan. Page number 18. Topic: Constitution making 1947 to 56. पाकिस्तान में पहला आइन बनाने की कोशिश लियाकत अली खान की क़ियादत में शुरू हुई। उन्हीं की सरपरस्ती में मकासद-ए-आइन ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 में मंजूर की गई जो आगे चलकर पाकिस्तान के आइनी ढांचे की बुनियाद बनी। The third report of the Basic Principles Committee was presented in dash. Answer: 1953. Page 9. 18. Topic: Constitution making 1947 to 56. बुनियादी उसूल कमेटी की तीसरी रिपोर्ट 1953 में पेश की गई। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के आने वाले आइन के बुनियादी नक्शे को मजीद वाज़ेह किया गया, लेकिन सियासी इख्तिलाफात के बाइस इसे फौरन नाफिज नहीं किया जा सका। What was the primary purpose of the one unit scheme introduced in 1955? Answer: To merge all provinces of West Pakistan into a single unit. Page number 18. Topic: वन यूनिट स्कीम 1955. वन यूनिट स्कीम 1955 का बुनियादी मकसद पश्चिमी पाकिस्तान के तमाम सूबों को एक इकाई में शामिल करना था। इसका मकसद इंतज़ामी उमूर को आसान बनाना और मशरिकी पाकिस्तान के साथ तवाज़ुन कायम करना था, लेकिन बाद में ये निज़ाम मुतनाज़ा साबित हुआ। Which constitutional issue remained a major challenge during the early years of Pakistan? Answer: Distribution of powers between East and West Pakistan. Page number 19. Topic: Constitution making 1947 to 56. पाकिस्तान के शुरुआती सालों में सबसे बड़ा आइनी मसला मशरिकी और मगरिबी पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिदार की तक़सीम था। मशरिकी पाकिस्तान, जिसकी आबादी ज़्यादा थी, ज़्यादा नुमाइंदगी चाहता था, जबकि मगरिबी पाकिस्तान अपने सियासी और इंतज़ामी दबदबे को कायम रखना चाहता था। यही इख्तिलाफ़ात आइनी ताख़ीर और सियासी बेचैनी की बड़ी वजह बने। The Dash Constitution of Pakistan was the first to be enforced in the country. Answer: 1956. Page 9. 19. Topic: Constitution of 1956. पाकिस्तान का पहला नाफिज होने वाला आइन 1956 का आइन था। इसे कई सालों की मशक्क़त के बाद तैयार किया गया और 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया, जिससे पाकिस्तान पहली बार एक जमहूरी इस्लामी रियासत बना। Which of the following was not a feature of the 1956 Constitution? Answer: The President had absolute powers. Page 9. 19. Topic: Constitution of 1956. 1956 के आइन के तहत पाकिस्तान का सबराह-ए-मुल्क सदर कहलाता था। इस आइन ने गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म कर दिया और इसकी जगह सदर का पद मुअय्यन किया जो रियासत का सबराह होता था। Which constitutional principle was followed in the 1956 Constitution? Answer: Bicameral legislature. Page 9. 19. Topic: Constitution of 1956. 1956 के आइन में दो सदरी निज़ाम यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर का उसूल अपनाया गया। इसमें कौमी असेंबली और सीनेट शामिल थीं, जिनका मकसद मुल्क के मुकम्मल नुमाइंदगी और कानून साजी के निज़ाम को बेहतर बनाना था। Who had the power to dissolve the National Assembly under the 1956 Constitution? Answer: President. Page number 19. Topic: Constitution of 1956. 1956 के आइन के तहत कौमी असेंबली को तोड़ने का इख्तियार सदर के पास था। सदर जब चाहे असेंबली को मुअत्तल या ख़त्म कर सकता था, जिससे सदर के इख्तियारात वज़ीर आज़म के मुकाबले में ज़्यादा थे। The Dash Constitution was the shortest lived constitution of Pakistan. Answer: 1956. Page 9. 19. Topic:
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 का आइन पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम अरसे तक रहने वाला आइन था। ये सिर्फ 2 साल तक नाफिज रहा और 1958 में मार्शल लॉ लगने के बाद इसे खत्म कर दिया गया। द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज आंसर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट। पेज 9 19 टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के आइन की नाकामी की सबसे बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेकाम और हुकूमतों की बार बार तब्दीली थी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात और कमज़ोर जमहूरी रवायात के बायस ये आइन ज़्यादा देर तक न चल सका और 1958 में मार्शल लॉ के साथ इसे ख़त्म कर दिया गया। Which of the following was a major reason for the abrogation of the 1962 Constitution? Answer: Martial law imposition. Topic: The 1973 Constitution, page number 45। 1962 का आइन 1969 में मार्शल लॉ लगने के बाद ख़त्म कर दिया गया। जब अयूब खान ने इस्तीफ़ा दिया तो जनरल याह्या खान ने इक़्तिदार संभाल लिया और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, जिससे 1962 का आइन ख़त्म हो गया। The 1973 Constitution was passed by the National Assembly on Answer: April 10, 1973। Topic: Salient features of the 1973 Constitution, page number 47। 1973 का आइन 10 अप्रैल 1973 को कौमी असेंबली से मंजूर किया गया। इसके बाद इसे 14 अगस्त 1973 को बाकायदा नाफिज किया गया, जिससे पाकिस्तान एक मुकम्मल जमहूरी इस्लामी रियासत बना। Which amendment of the 1973 Constitution introduced the Prime Minister's discretionary power to dissolve the National Assembly? Answer: 8th Amendment। Topic: Constitutional Amendments in Pakistan, page number 51। 1973 के आइन की 8वीं तरमीम ने वज़ीर आज़म को कौमी असेंबली तोड़ने का इख्तियार दिया। ये तरमीम 1985 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में की गई, जिससे सदर और वज़ीर आज़म दोनों के इख्तियारात में तब्दीली आई। Which institution has the authority to review constitutional amendments in Pakistan? Answer: Supreme Court। Topic: Role of judiciary in constitutional amendments, page 9। 5-4 पाकिस्तान में आईनी तरमीमात का जायज़ा लेने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर कोई तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे या बुनियादी हुकूक के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे कलदम कर सकती है। Which sector was primarily affected by the nationalization policy of 1972 के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का बुनियादी मकसद इक़्तिदार को मर्कज़ से निकालकर निचली सतह तक मुंतकिल करना था। इस निज़ाम के तहत ज़िला, तहसील और यूनियन काउंसिल की सतह पर इंतज़ामी और माली इख्तियारात दिए गए ताकि अवाम के मसाइल उनके मुकामी सतह पर हल हो सकें। Which of the following is not a function of the Supreme Court of Pakistan? Judicial review, advisory jurisdiction, legislative drafting, original jurisdiction. Answer: legislative drafting। Topic: Judicial structure in Pakistan, page number 63। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग नहीं बल्कि कानून की तशरीह करना और उसके अमल दरामद को यकीनी बनाना है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत केस सुन सकती है, मगर नए कानून बनाना पार्लियामेंट का काम होता है। The Supreme Court of Pakistan can intervene in governmental decisions under which jurisdiction? Advisory jurisdiction, original jurisdiction, suo motu jurisdiction, appellate jurisdiction. Answer: suo motu jurisdiction। Topic: Role of the judiciary in political affairs, page number 66। सुप्रीम कोर्ट suo motu jurisdiction के तहत हुकूमती फैसलों में मुदाखलत कर सकती है। अगर कोई मामला अवाम के बुनियादी हुकूक या अवामी मुफाद से जुड़ा हो तो सुप्रीम कोर्ट किसी फरीक के दरख्वास्त दिए बिना भी खुद नोटिस लेकर कार्रवाई कर सकती है। Which economic policy was introduced during the 1990 to encourage privatization? Structural Adjustment Program, Nationalization Policy, 5-year Economic Plan, Green Revolution. Answer: Structural Adjustment Program। Topic: Economic Reforms in Pakistan, page number 72। 1990 की दहाई में पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम मुतारिफ कराया गया, जिसका मकसद माशी निज़ाम को बेहतर बनाना और प्राइवेट सेक्टर को फ़रोग देना था। इस पॉलिसी के तहत कई सरकारी इदारे निजी हाथों में दिए गए ताकि माशी तरक्की और सरमायाकारी में इजाफा हो सके। Which of the following trade agreements significantly impacted Pakistan's exports? SAFTA, NAFTA, BRICS Agreement, GATT. Answer: SAFTA। Topic: Foreign Trade Policies of Pakistan, page number 75। साफ्टा मुआहिदे ने पाकिस्तान की बरामदात पर अहम असर डाला। यह मुआहिदा 2004 में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क के तहत मंजूर हुआ, जिसका मकसद रियायती तिजारत को फ़रोग देना और खिते के ममालिक के दरमियान तिजारती रुकावटों को ख़त्म करना था। The 1973 Constitution declares Dash as the state religion of Pakistan. Christianity, Hinduism, Islam, Buddhism. Answer: Islam। Topic: Principles of governance in the 1973 Constitution, page number 49। 1973 का आइन पाकिस्तान में इस्लाम को रियासत का मजहब करार देता है।
इस आइन के तहत तमाम कवानीन को इस्लामी उसूलों के मुताबिक बनाने और मुल्क में इस्लामी अहकामात के निफाज को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। According to the 1973 Constitution, legislative powers are divided into dash and dash lists: economic, military, provincial, central, federal, provincial, exclusive, shared answer, federal, provincial. Topic: Power distribution in Pakistan's Constitution, page number 53। 1973 के आइन के मुताबिक तशरीई इख्तियारात को वफाकी और सूबाई फहरिस्तों में तकसीम किया गया है। वफाकी फहरिस्त में सिर्फ मरकजी हुकूमत कानून बना सकती है, जबकि सूबाई फहरिस्त में सूबाई हुकूमतों को कानून साजी का इख्तियार दिया गया है। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट 5-year प्लान इन डैश टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ 1947, 1955, 1950, 1960। आंसर 1955। टॉपिक: इकोनॉमिक प्लानिंग एंड बजटिंग। पाकिस्तान ने पहला 5 साला मंसूबा 1955 में मुतारिफ कराया, जिसका मकसद मुल्क की माशी तरक्की को तेज करना था। इस मंसूबे में सनती शोबे को फ़रोग देने, ज़राअत बेहतर बनाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर तवज्जो दी गई। द हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट डिसीजंस मेड बाय डैश सिविल कोर्ट्स, फेडरल, शरीयत कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन। आंसर सिविल कोर्ट्स। टॉपिक: एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान्स लीगल सिस्टम। हाई कोर्ट सिविल कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है। अगर किसी फरीक को सिविल कोर्ट के फैसले पर एतराज़ हो तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट इन फैसलों का जायजा लेकर उन्हें बरकरार रख सकती है, बदल सकती है या मनसूख कर सकती है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन पाकिस्तान्स टैक्सेशन सिस्टम इज डैश प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटीज। आंसर सेल्स टैक्स। टॉपिक: टैक्सेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, पेज नंबर 74। पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में सबसे बड़ा आमदनी का जरिया सेल्स टैक्स है। ये मुख्तलिफ अशिया और खिदमात पर लगाया जाता है और हुकूमत के कुल रेवेन्यू का अहम हिस्सा तशकील देता है। द मेजर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटिंग टू पाकिस्तान्स जीडीपी इज डैश टेक्सटाइल, आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल। आंसर टेक्सटाइल। टॉपिक: पाकिस्तान्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पेज नंबर 78। पाकिस्तान की माशी तरक्की में टेक्सटाइल सनत सबसे बड़ा किरदार अदा करती है। मुल्क की बरामदात का बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल से वाबस्ता है और ये सनत लाखों अफराद को रोजगार भी फराहम करती है। Which of the following was the primary objective of Pakistan's first industrial policy? Strengthening the agricultural sector, reducing reliance on foreign aid, establishing heavy industries, promoting cottage industries. Answer: establishing heavy industries. Topic: Industrial development in Pakistan, page number 61। पाकिस्तान की पहली सनती पॉलिसी का बुनियादी मकसद भारी सनतों का क़याम था। इस पॉलिसी के तहत मुल्क में इस्पात, मशीनरी और दीगर बुनियादी सनतों को फ़रोग देने पर जोर दिया गया ताकि माशी खुदमुख्तारी हासिल की जा सके और बेरोजगारी में कमी लाई जाए। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द डैश पॉलिसी इन द 1970 टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। आंसर नेशनलाइजेशन। टॉपिक: रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, पेज नंबर 63। हुकूमत ने 1970 की दहाई में नेशनलाइजेशन पॉलिसी मुतारिफ कराई, जिसका मकसद सनती तरक्की को फ़रोग देना था। इस पॉलिसी के तहत बड़ी बड़ी सनतों, बैंकिंग और तिजारती इदारों को सरकारी तहवील में लिया गया, मगर वक्त के साथ इसके माशी नताइज मुतनाज़ा साबित हुए। Which major issue has consistently affected Pakistan's education system? Overpopulation, lack of infrastructure, political instability, low literacy rate. Answer: low literacy rate. Topic: एजुकेशन इन पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को लगातार कम शरह ख्वादगी, लो लिटरेसी रेट का सामना रहा है। तालीमी वसाइल की कमी, स्कूलों की अदद दस्तियाबी और माशी मसाइल के बाइस पाकिस्तान में पढ़ाई का रिवाज धीरे बढ़ा, जिससे तालीमी शोबे में पीछे रह जाने का मसला बरकरार रहा। वन ऑफ द की रीजन्स फॉर लो स्कूल एनरोलमेंट इन रूरल पाकिस्तान इज डैश अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ टीचर्स, अनरेगुलेटेड करिकुलम। आंसर: पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉपिक: प्रॉब्लम्स इन द एजुकेशन सेक्टर, पेज नंबर 67। देहाती पाकिस्तान में स्कूलों में कम दाखिले की एक अहम वजह खराब सड़कों का निज़ाम है। बहुत से दूर दराज इलाकों में तालीमी इदारों तक रसाई मुश्किल होती है, जिससे बच्चे स्कूल जाने से महरूम रह जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी तालीमी शरह बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। Which of the following played a crucial role in the spread of digital media in Pakistan? Television expansion, social media growth, FM radio introduction, print media revival. Answer: social media growth. Topic: Media and communication in Pakistan, पेज नंबर 69। पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के फैलाव में सोशल मीडिया ग्रोथ ने अहम किरदार अदा किया। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और टिकटॉक जैसी प्लेटफॉर्म्स की दस्तयाबी और इंटरनेट की आसान रसाई ने अवाम को मालूमात हासिल करने और राय का इजहार करने के नए मौके फराहम किए। Which organization is responsible for regulating electronic media in Pakistan? NAB, PEMRA, PTA, FIA. Answer: PEMRA. Topic: Press freedom and regulation.
पेज नंबर 72 पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल और रेगुलेट करने की जिम्मेदारी PAMRA पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पर आयद होती है। ये इदारा टीवी चैनल्स, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और DTH सर्विसेज को लाइसेंस जारी करने और उनके कंटेंट पर नज़र रखने का काम करता है। पाकिस्तान joined the Organization of Islamic Cooperation OIC in the year dash answer 1969 टॉपिक पाकिस्तान's relations with Muslim countries पेज नंबर 75 पाकिस्तान ने 1969 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की रुकनियत हासिल की। OIC मुस्लिम ममालिक का एक आलमी तंजीम है जिसका मकसद इस्लामी दुनिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनके दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है। Which economic organization was established by Pakistan, Turkey and Iran in 1985? SAARC, ACO, OIC, GCC. Answer: ACO टॉपिक Economic Cooperation among Muslim States पेज नंबर 78 पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने 1985 में इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया। इसका मकसद रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताउन को फ़रोग़ देना था ताकि खिते में तरक्की और खुशहाली लाई जा सके। Pakistan's foreign policy is primarily influenced by its relations with China and Russia, India and Afghanistan, USA and Europe. Muslim countries. Answer: Muslim countries. Topic: Pakistan's foreign policy objectives पेज नंबर 80 पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर सबसे ज़्यादा असर मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुकात का रहा है। पाकिस्तान हमेशा से इस्लामी मुल्कों के साथ करीबी ताउन, तिजारत और सियासी हम आहंगी को अहमियत देता आया है, जिसका मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलमान ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। द मेन रीज़न फॉर स्ट्रेन पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस इज डैश वाटर डिस्प्यूट्स, ट्रेड इम्बैलेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। आंसर: कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। टॉपिक चैलेंजेस इन फॉरेन रिलेशंस पेज नंबर 83 पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में तनाव की सबसे बड़ी वजह कश्मीर तनाज़ा है। दोनों मुल्क इस मसले पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं और इसी तनाज़े की बुनियाद पर कई जंगें भी हो चुकी हैं। कश्मीर मसले का हल दोनों ममालिक के दरमियान अमन और बेहतर ताल्लुकात के लिए निहायत अहम समझा जाता है। Which sector was the main focus of Pakistan's economic reforms in the early 2000s? Agriculture, telecommunications, automobiles, textile. Answer: telecommunications. Topic economic reforms and industrial growth पेज नंबर 64 2000 की दहाई के आगाज़ में पाकिस्तान की माशी इस्लाहात का मर्कज़ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर था। इस दौरान प्राइवेट कंपनियों को मार्केट में दाखिल होने के मौके दिए गए, जिससे मोबाइल कम्युनिकेशन और इंटरनेट सेवाओं में तेज़ी से तरक्की हुई। इस्लाहात के नतीजे में टेलीकम्युनिकेशन पाकिस्तान की एक बड़ी सनत बनकर सामने आए। द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन पाकिस्तान इज डैश लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनर्जी क्राइसिस, अनस्किल्ड लेबर फोर्स, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। आंसर: एनर्जी क्राइसिस। टॉपिक चैलेंजेस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान पेज नंबर 66 पाकिस्तान में सनती तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट एनर्जी क्राइसिस रही है। बिजली और गैस की कमी के बाइस सनती पैदावार मुतासिर होती है, जिससे कारोबार के लागत में इजाफा और सरमायाकारी में कमी होती है। मुस्तहकम सनती तरक्की के लिए बिजली और गैस की मुसलसल फराहमी निहायत अहम है। द हायर एजुकेशन कमीशन HAC वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1999, 2002, 2005, 2010. आंसर: 2002. टॉपिक हायर एजुकेशन पॉलिसीज पेज नंबर 70 हायर एजुकेशन कमीशन HEC 2002 में कायम किया गया। इसका मकसद पाकिस्तान में आला तालीम के निज़ाम को बेहतरीन बनाना, रिसर्च को फ़रोग़ देना और यूनिवर्सिटीज़ के मेयार को बेहतरीन करना था। HAC ने तालीमी इस्लाहात और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के ज़रिए पाकिस्तान में आला तालीम के शोबे में अहम किरदार अदा किया। Pakistan's literacy rate is highest in which province? Answer: Punjab. Topic literacy rate trends in Pakistan पेज नंबर 73 पंजाब पाकिस्तान का वो सूबा है जहां शरह ख्वादगी सबसे ज़्यादा है। यहाँ तालीमी सहूलतों की दस्तियाबी, सरकारी पॉलिसियों और तालीम दोस्त माहौल की वजह से पढ़ाई का रुझान ज़्यादा देखा गया है। The rapid expansion of digital platforms in Pakistan has led to concerns regarding censorship laws, fake news, online education, internet affordability. Answer: fake news. टॉपिक डिजिटल मीडिया एंड सोसाइटी पेज नंबर 76 पाकिस्तान में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के तेज़ी से फैलने के साथ झूठी खबरों फेक न्यूज़ का मसला संगीन होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात, अफवाहें और प्रोपेगेंडा तेज़ी से फैलता है, जिससे सियासी, समाजी और माशी असरात पड़ते हैं। इस मसले से निपटने के लिए सही मालूमात की तस्दीक और मीडिया साक्षरता, मीडिया लिटरेसी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। विच टेलीविजन नेटवर्क वॉज द फर्स्ट टू लॉन्च इन पाकिस्तान? RE न्यूज़, PTV, जियो न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़। आंसर: PTV. टॉपिक रोल ऑफ टेलीविजन इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स पेज नंबर
79 पाकिस्तान में सबसे पहला टेलीविज़न नेटवर्क PTV था, जिसे 1964 में कायम किया गया। PTV ने मुल्क में इत्तिलात, तफरीह और तालीम के शोबे में अहम किरदार अदा किया। शुरू में ये सरकारी चैनल था, लेकिन बाद में प्राइवेट मीडिया हाउसेस की आमद से पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तेज़ी से तरक्की करने लगा। Pakistan has historically maintained close relations with Saudi Arabia due to trade agreements, religious and strategic ties, cultural similarities, military cooperation. Answer: religious and strategic ties. Topic: diplomatic relations with the Middle East. Page number 82. पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब के साथ मजहबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। दोनों ममालिक इस्लामी इक़दार, हरमैन शरीफैन के एहतराम और मुसलसल सियासी व माशी ताउन की बुनियाद पर करीबी राब्ते में रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब से माशी मदद और तेल की फराहमी मिलती रही है, जबकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की दिफाई और सिक्योरिटी ज़रूरतों में ताउन किया है। The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) was officially launched in the year The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) was officially launched in the year 2010, 2013, 2015, 2018. Answer: 2015. Topic: Trade agreements between Pakistan and China. Page number 85. चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC को 2015 में बाकायदा आगाज़ किया गया। ये मंसूबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान बड़े पैमाने पर तिजारती, तरक्कियाती और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए शुरू किया गया। CPEC के जरिए सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और तवानई के मंसूबों पर काम किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की माशी तरक्की और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फ़रोग मिलने की तवक्को है। Pakistan played a key role in which international conflict during the 1980 Vietnam War, Soviet-Afghan War, Korean War, Gulf War. Answer: Soviet-Afghan War. Topic: Global impact of Pakistan's foreign policy. Page number 88. 1980 की दहाई में पाकिस्तान ने सोवियत अफगान जंग में अहम किरदार अदा किया। इस दौरान पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन की मदद की और लाखों अफगान पनाहगीरों को पनाह दी। अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग लड़ने वाले जिहादी ग्रुप्स को हथियार और माली मदद फराहम की। इस जंग का पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ा, जिसमें सिक्योरिटी मसाइल, इंतहापसंदी और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में नरमी और सख्ती दोनों शामिल थीं। पाकिस्तान became a member of the United Nations in which year? 1947, 1950, 1952, 1960. Answer: 1947. Topic: Pakistan's participation in the United Nations. Page number 91. पाकिस्तान 1947 में ही मुत्तहिदा कौमें यूनाइटेड नेशंस का रुकन बन गया था। आज़ादी के कुछ ही महीनों बाद 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान को अन की रुकनियत हासिल हुई। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा कौमें में मुख्तलिफ आलमी उमूर, पुरअमन हालात और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा पाकिस्तान UN पीसकीपिंग मिशंस में भी एक अहम हिस्सा रखता है। The highest revenue generating export sector in Pakistan is pharmaceuticals, textile, its services. Automobile. Answer: Textile. Topic: Industrial exports of Pakistan. Page number 67. पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आमदनी देने वाला बरामदी एक्सपोर्ट शोबा टेक्सटाइल है। पाकिस्तान की माशी तरक्की में टेक्सटाइल सनत का अहम किरदार है और मुल्क की कुल बरामदात का बड़ा हिस्सा इसी शोबे से आता है। कपास, कॉटन की पैदावार, धागा, कपड़ा, तैयार मलबूसात और होम टेक्सटाइल पाकिस्तान के अहम बरामदी मसनूआत एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में शामिल हैं, जो अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट के बाज़ारों में बड़ी तादाद में भेजी जाती हैं। लो लिटरेसी रेट्स इन पाकिस्तान हैव प्राइमरीली अफेक्टेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल सिक्योरिटी, कल्चरल आइडेंटिटी। आंसर: इकोनॉमिक ग्रोथ। टॉपिक: इम्पैक्ट ऑफ लो लिटरेसी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। पेज नंबर 74. पाकिस्तान में कम साक्षरता दर ने सबसे ज़्यादा माशी तरक्की इकोनॉमिक ग्रोथ को मुतासिर किया है। तालीम की कमी के बाइस माहर और तजुर्बाकार अफराद की किल्लत रहती है, जिससे सनती और तकनीकी शोबों में तरक्की सुस्त रहती है। इसके अलावा बेरोज़गारी बढ़ती है, आमदनी में कमी आती है और मुल्क के इंतज़ामी व तिजारती निज़ाम पर भी असर पड़ता है। तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाकर ही पाकिस्तान माशी तरक्की की राह पर मज़ीद आगे बढ़ सकता है। Which factor has significantly contributed to the digital divide in Pakistan? Lack of local content, high cost of internet, censorship laws, overuse of social media. Answer: high cost of internet. Topic: Internet access and digital divide. Page number 77. पाकिस्तान में इंटरनेट की ऊंची लागत हाई कॉस्ट ऑफ इंटरनेट डिजिटल तकसीम डिजिटल डिवाइड का एक अहम सबब बनी है। मुल्क के दूर दराज इलाकों में तेज़ रफ्तार इंटरनेट की दस्तयाबी महदूद है और जहां मौजूद है वहां इसके खर्चे आम अफराद की पहुंच से बाहर हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन्स और डिजिटल डिवाइसेस की कीमतें भी इंटरनेट इस्तेमाल में रुकावट बनती हैं।
अगर पाकिस्तान में इंटरनेट की लागत कम की जाए और सहूलतें बेहतर की जाएं, तो ज़्यादा अफराद डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। पाकिस्तान is a founding member of which regional organization? SAARC topic. Pakistan's role in regional organizations page number 83 पाकिस्तान सार्क का बानी रुकन है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985 में कायम की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के अलावा भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं। इस तंजीम का मकसद रुकन ममालिक के दरमियान तिजारती, समाजी और माशी ताउन को फ़रोग़ देना है। हालांकि सियासी तनाज़ात की वजह से सार्क की सरगर्मियां मुतासिर होती रही हैं। Pakistan's foreign policy faces challenges primarily due to its relations with Iran, India. Turkey, Russia. Answer: India. Topic: Future challenges in foreign policy. Page 9. 8-9 पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को दरपेश चैलेंजेस की बड़ी वजह हिंदुस्तान के साथ इसके ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी, सरहदी और सियासी तनाज़ात मौजूद हैं, जिनमें सबसे अहम कश्मीर का मसला है। इसके अलावा तिजारती पाबंदियां, पानी की तकसीम और दिफाई सरगर्मियां भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मुतासिर करती हैं। पाकिस्तान में तवानई एनर्जी के बहरान की वजह से टेक्सटाइल सनत में कमी आई है। बिजली और गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से कारखाने मुकम्मल पैमाने पर काम नहीं कर पाते, जिससे पैदावार मुतासिर होती है। टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनतों में से एक है और मुल्क की तिजारती बरामदात एक्सपोर्ट्स का अहम हिस्सा इसी सनत से वाबस्ता है। The energy crisis in Pakistan has led to a decline in production. Textile, agriculture, pharmaceutical, construction. Answer: Textile topic. Impact of energy crisis on industry page number 62 पाकिस्तान में तवानई एनर्जी के बहरान की वजह से टेक्सटाइल सनत में कमी आई है। बिजली और गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से कारखाने मुकम्मल पैमाने पर काम नहीं कर पाते, जिससे पैदावार मुतासिर होती है। टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनतों में से एक है और मुल्क की तिजारती बरामदात एक्सपोर्ट्स का अहम हिस्सा इसी सनत से वाबस्ता है। Which of the following is a major obstacle in implementing education reforms in Pakistan? Political interference, lack of teachers, outdated syllabus, high dropout rates. Answer: Political interference. Topic: Education policies and reforms page 9. 6-8 पाकिस्तान में तालीमी इस्लाहात एजुकेशन रिफॉर्म्स के निफाज में सबसे बड़ी रुकावट सियासी म पे छोटे ऊ की मात्रा द पे आ की मात्रा खल त पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। हुकूमतों की तब्दीली के साथ तालीमी पॉलिसियों में भी तब्दीलियां आती रहती हैं, जिससे मुसलसल और दाराज मुद्दती इस्लाहात का निफाज मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बजट की कमी और अमलदारी में बेहतरी की ज़रूरत भी तालीमी निज़ाम को मुतासिर करती है। The role of social media in Pakistan's political movements has led to increased government control, greater voter participation, decline in political debates, stronger traditional media. Answer: Greater voter participation. Topic: Social media and political activism page 9. 8-1 पाकिस्तान में सियासी तहरीकों पॉलिटिकल मूवमेंट्स में सोशल मीडिया के किरदार की वजह से वोटरों की शिरकत वोटर पार्टिसिपेशन में इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवाम को सियासी शऊर देने, उम्मीदवारों के मौक़िफ़ को पेश करने और मुहिम चलाने का मौका देते हैं। इससे खासकर नौजवान नस्ल में सियासी सरगर्मियों का रुझान बढ़ा है, जिससे इंतखाबी अमल इलेक्टोरल प्रोसेस पर असर पड़ा है। Which agreement strengthened Pakistan-US military relations during the Cold War? CENTO, SEATO, NATO, Warsaw Pact. Answer: C2 topic. Relations with the United States page number 8-6 सर्द जंगी दौर कोल्ड वॉर में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मिलिट्री रिलेशंस को मजबूती देने वाला मुआहिदा SEATO साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। यह मुआहिदा 1954 में तशकील दिया गया था, जिसका मकसद सोवियत यूनियन के फैलते हुए असर को रोकना था। पाकिस्तान इस तंजीम का हिस्सा बना ताकि अमेरिका से दिफाई डिफेंस मदद हासिल कर सके और अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को मजबूत बना सके। Pakistan's largest trading partner in recent years has been China, United States, Saudi Arabia, United Kingdom. Answer: China topic. Pakistan's role in global trade page 9. 9-2 पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शरीक ट्रेडिंग पार्टनर हालिया सालों में चीन चाइना रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक की वजह से और भी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। चीन पाकिस्तान से कई कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स और तैयार मवाद फिनिश्ड गुड्स खरीदता है, जबकि पाकिस्तान चीन से भारी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सनती सामान इंडस्ट्रियल गुड्स दरामद करता है। इससे आगे वॉइस ओवर नहीं, बस MCQs हैं और इनके जवाब तो आप लोग देख लेना।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको सही और मौकूफ़ मालूमात फराहम करें ताकि आपका तालीमी सफ़र आसान हो सके। अगर आप चाहते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल वीयू गेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेहनत करें, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।